कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था। पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आ। सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के सलारपुर में थे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में वो शिरकत कर रहे थे, उस कार्यक्रम में वो शामिल थे। अब यहां उन्होंने आजमगढ़ की पब्लिक के बीच जो रैली की, जो कार्यक्रम था, उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ अदम्य साहस का गढ़ है। यहां फिर से आजमगढ़ और आतंकगढ़ ट्रेंड होने लगा। जब आप अतीत में झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक शख्स और एक घटना, ध्यान दीजिएगा, एक शख्स और एक घटना, इसकी वजह से आजमगढ़ की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा था। और यहां तक कि प्रतियोगी परीक्षा में भी सवाल बना था कि किस जिले को आतंकगढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के सलारपुर में जो कहा है वो ऐसा नहीं कि वो टर्म आज कॉइन हुआ है। हमारे पीछे, हमारे अतीत में ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद आजमगढ़ को लेकर लोग, आजमगढ़ के लोग ही नहीं, आजमगढ़ जिले को ही नहीं, आजमगढ़ के लोगों को भी लोग शक की नजर से देखते थे। और अगर आजमगढ़ का कोई लड़का, प्रतियोगी छात्र दिल्ली गया है या किसी बड़े शहर में पढ़ाई के लिए गया है और अपने परिचय पत्र में दिख जाता था कि यह आजमगढ़ का है, तो उसको रूम मिलने में भी दिक्कत होती थी। ऐसा जानते हैं क्यों हुआ और इसके पीछे कौन वो शख्स था और कौन सी वो एक घटना थी? अब इसके जवाब को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला जवाब है, एक शख्स, एक इकलौते शख्स की वजह से आजमगढ़ का नाम खराब हुआ। उस शख्स का नाम था अबू सलेम। जानते हैं कौन था अबू सलेम? दाऊद इब्राहिम का कभी राइट हैंड कहा जाता था, बाद में राइट हैंड की जगह छोटा शकील ने ले ली, तो अबू सलेम की राहें जुदा हो गई। अबू सलेम का ताल्लुक आजमगढ़ के सराय मीर से था। बेहद ही गरीब परिवार में था अबू सलेम, परवरिश एकदम गरीब परिवार में हुई थी। वहां से कमाई के सिलसिले में वो दिल्ली गया, फिर वहां से अबू सलेम गया मुंबई, कपड़े की दुकान खोली, छोटे मोटे काम किए और मैकेनिक था और फिर गाड़ियां भी चलाई मुंबई में। अब यहीं से धीरे धीरे उसका कनेक्शन डी कंपनी में बैठ गया। और जिस तेजी के साथ अबू सलेम सामान डिलीवर करता था, कोई एक अगर कंसाइनमेंट ऑर्डर हो, पूरा करना हो, तो अबू सलेम उसको मिनटों में पूरा कर देता था, पलक झपकते वो काम को अंजाम दे देता था, जिसकी वजह से अबू सलेम का नाम अबू सामान भी रख दिया गया था, एक निकनेम, कि भाई हर सामान की डिलीवरी ये एकदम ऑन टाइम कर देता है। अब ये 80 के अंत के दशक की मैं आपको बात बता रहा हूं। अबू सलेम की इन खूबियों को देखकर दाऊद इब्राहिम भी बहुत इंप्रेस हुआ। दाऊद इब्राहिम की गैंग से अबू सलेम जुड़ा। फिर अबू सलेम ही था जिसका नाम संजय दत्त को आर्म्स देने में, बॉलीवुड के साथ रिश्तों में, गुलशन कुमार की हत्या करने में, कहा यह भी जाता था कि दाऊद इब्राहिम राजी नहीं हो रहा था गुलशन कुमार की हत्या में, अबू सलेम ज्यादा इंटरेस्टेड था। और अबू सलेम ने कुछ एक दो मर्डर ऐसे भी किए जो दाऊद इब्राहिम नहीं चाहता था कि ये किया जाए, क्योंकि अब इससे दाऊद इब्राहिम कोई पाक साफ नहीं हो जाता, डी कंपनी का बॉस तो वही था। लेकिन अबू सलेम ने खुद को सुपीरियर बनाने की कोशिश में कुछ वारदातों को अंजाम दिया। मनीषा कोइराला के जो सेक्रेटरी थे उन पर गोली चलाई। और अबू सलेम की मंशा थी राकेश रोशन, राजीव राय की हत्या करने की, लेकिन यह अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। उसके पहले पुर्तगाल में, अब अबू सलेम के साथ आगे क्या होता है वो मैं बताऊंगा कि कैसे पुर्तगाल में एक फेक पासपोर्ट केस में वो अरेस्ट होता है, फिर भारत आता है और अब जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे है। लेकिन अबू सलेम के निशाने पर कई बॉलीवुड के सितारे थे, कई बॉलीवुड के बड़े कलाकार थे, बड़े निर्माता, बड़े निर्देशक थे, और अबू सलेम ने उनसे जुड़े कईयों पर गोली चलाई थी। आपको याद होगा राकेश रोशन पर भी फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद ऋतिक रोशन काफी डर गए थे। अब फिर आते हैं अबू सलेम पे। अबू सलेम ने कैसे आजमगढ़ का नाम खराब कर दिया। अबू सलेम ने एक ऐसा रैकेट चलाया जिसने मुंबई पुलिस के होश उड़ा दिए। अबू सलेम ने जानते हैं क्या किया? अबू सलेम जब डी कंपनी में तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, जराइम की दुनिया का सरताज बन रहा था, उस दौरान उसे कॉन्ट्रैक्ट किलर, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी को मारते हैं, सुपारी शूटर, सुपारी किलर्स की जरूरत पड़ी। तो अबू सलेम ने आजमगढ़ से अपने कई रिश्तेदारों को जानने वाले कई ऐसे लड़के थे, कई ऐसे मुस्लिम थे जो बेरोजगार थे, मुस्लिम युवा थे, उनको अबू सलेम ने उनका ब्रेन वॉश किया, उनको बुलाया। और ये लोग करते क्या थे, अबू सलेम की गैंग के जो नए शूटर थे, इनका कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं होती थी। ये आते थे अबू सलेम के ऑर्डर पर, मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देते थे और वापस आजमगढ़ लौट जाते थे। कई फिल्मों में भी आजमगढ़ को इस तरीके पे दिखाया गया है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड्स पुलिस की फाइलों में ये बातें दर्ज हैं। आजमगढ़ के युवा मुंबई जाते थे, क्राइम को अंजाम देके आ जाते थे और मुंबई पुलिस
स्कॉटलैंड यार्ड से भी तेज कही जाती है, भारत की सबसे एडवांस पुलिस कही जाती है, उसके पसीने छूट जाते थे, क्राइम को डिकोड नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो शूटर मुंबई में रहते ही नहीं थे। वो तो बस शूट टू किल के ऑर्डर पर गए थे मुंबई और वापस आ जाते हैं। तो ये अबू सलेम एक शख्स था जिसकी वजह से आजमगढ़ का नाम बहुत खराब हुआ। अब आपको मैं एक दूसरी घटना के बारे में बताता हूं जिसकी वजह से आजमगढ़ का नाम बड़ा विवादों में रहा था। सितंबर 2008 की बात है। दिल्ली के बाटला हाउस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवान जो हैं मोहन चंद शर्मा, ये अपनी टीम के साथ जाते हैं रेड करने। इनको पता था कि अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं और जिसपे शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की ओर गई है, उससे जुड़े कुछ लोग बाटला हाउस के फ्लैट में छुपे हैं। उस फ्लैट में जब रेड मारी जाती, पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि अंदर से बैकफायर आ जाएगा। उनको लगा होगा कि कुछ संदिग्ध रुके होंगे, उनको पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। अंदर से फायरिंग होती है और वो लड़के होते हैं, प्रतियोगी छात्र लड़के, कोई इंजीनियर होता है, कोई मतलब पढ़ने वाले लड़के होते हैं। वो कोई ऐसे नहीं होते कि जिनका पेशा ही आतंकवादियों का था, जो फुल टाइम आतंकवादी होते हैं यासीन भटकल की तरह। वो लड़के थे जो पढ़ाई भी करते थे और इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल से जुड़े थे। उन लड़कों का कनेक्शन आजमगढ़ से था। उसमें बाटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ था, जिस एनकाउंटर में मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे, उनमें से कुछ लड़कों का ताल्लुक आजमगढ़ से था। कहा तो यहां तक गया था कि इंडियन मुजाहिदीन का आजमगढ़ मॉड्यूल था वो। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद इस देश में तुष्टीकरण की ऐसी सियासत हुई जो शायद उससे पहले कभी नहीं हुई। सलमान खुर्शीद कहते थे, मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, या उस वक्त जो भी तुष्टीकरण में जुड़ी लिप्त पार्टियां हैं, उनका स्टैंड था कि एनकाउंटर फेक है। एक सांसद थे अकबर अहमद डंपी, बीएसपी के, 2008 में उपचुनाव होते हैं, आजमगढ़ से वो जीत के सांसद बन जाते हैं। तो अकबर अहमद डंपी जब संसद में जाते थे तो पूरा मुंह बांध कर जाते थे और क्या क्या बातें बोलते थे वो, क्या क्या बातें बोलते थे वो। अब आजमगढ़ में उस समय हुआ क्या, यूपीए की सरकार थी, 2008 की बात है, यूपीए की सरकार थी, 2009 में ही चुनाव होना था। तो यूपीए की सरकार में तुष्टीकरण को फुल हवा दी गई। जिन उस समय यह नैरेटिव था सिंपल सा कि एनकाउंटर फेक है, बच्चों को पुलिस ने पकड़ के मारा है। यह भी दिखाया गया कि सर में एक गोली लगी है, एकदम पास से लगी है, पकड़ के मारा गया है। अब किसी के पास यह जवाब नहीं था कि अगर ये फेक एनकाउंटर है तो मोहन चंद शर्मा कैसे शहीद हो गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवान मोहन चंद शर्मा, जो कि वीरता पुरस्कार पा चुके थे, वो कैसे शहीद हो गए। इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि मोहन चंद शर्मा कैसे शहीद हो गए। थ्योरी यहां तक दी गई कि चूंकि ये फेक एनकाउंटर था, इसको असल में दिखाने के लिए पुलिस वालों ने ही उनको मार दिया, पुलिस की ही गोली उनको लग गई, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। दिग्विजय सिंह इस एनकाउंटर को फेक बताते रहे। सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक दावा किया कि सोनिया गांधी को जब मैंने इस एनकाउंटर के बारे में बताया, वो तस्वीरें देखी उन्होंने एनकाउंटर, तो रोने लगी। हद जानते हैं क्या है तुष्टीकरण की? मैं आपको हद बताता हूं। ये ठीक है, किसी को भी विरोध करने का हक है शांतिपूर्ण तरीके से। आजमगढ़ में उस वक्त उलेमा काउंसिल बनी इसी घटना के बाद, उसका भी बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। तो आजमगढ़ में जो लोग थे, खासकर मुस्लिम समाज से जुड़े हुए, जिनको लगता था कि एनकाउंटर फेक है, या जिनको नहीं भी लगता था एनकाउंटर फेक है, वो भी अपना आक्रोश जताने दिल्ली आए और उनके लिए ट्रेनें चलाई गई, उलेमा एक्सप्रेस। बाद में उस ट्रेन को लखनऊ ले जाने का भी प्लान बना कि आइए विरोध करिए, ट्रेन चल रही है। और सिर्फ इसलिए कि 2009 में चुनाव थे। अमर सिंह ने संजय दत्त को ऐसे ही मौकों पे आगे किया। संजय दत्त एक से एक बयान देते थे। आज संजय दत्त आपको बीजेपी से जुड़े इवेंट में बीजेपी से जुड़े नेताओं के साथ दिख जाते हैं, लेकिन उस वक्त संजय दत्त जो बोलते थे वो अमर सिंह टाइप करके देते थे। और इन्हीं घटनाओं का असर था कि 2008-9 में जब जनता देख रही थी क्या हो रहा है, आजमगढ़ की छवि धूमिल हो रही थी। और बाद में बाटला हाउस एनकाउंटर में जो लड़के पकड़े गए थे और जो मास्टरमाइंड भी थे दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के, उनका ताल्लुक एक सियासी पार्टी से भी था। उनके परिवार का ताल्लुक, उन लड़कों के परिवार का ताल्लुक, उन लड़कों में से एक दो लड़के ऐसे थे जिनके परिवार का ताल्लुक सियासी दलों से भी था। मामला तो
बिल्कुल बढ़ेगा और केंद्र की ओर से मामले को दबाने की पूरी कोशिश हुई यूपीए की ओर से। अब बाटला हाउस एनकाउंटर, जो लोग सवाल उठाते हैं कि ये फेक था, एक सवाल पूछा गया जो कि बाटला हाउस फिल्म में भी दिखाया गया है, एक सवाल पूछा गया कोर्ट में, सबके लफ्ज सिल गए। सवाल ये पूछा गया कि चलो मान लिया बाटला हाउस एनकाउंटर फेक है, मान लिया एक पल के, तो फिर उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन की कमर कैसे टूट गई, बम ब्लास्ट होने कैसे रुक गए? आप जानते हैं ये टेररिस्ट करते क्या थे? ओपन वाईफाई ढूंढते थे, हैक करते थे, ब्लास्ट से पहले इनकी कुवत देखी, ब्लास्ट से पहले ये मेल करते थे कि यहां ब्लास्ट करेंगे, ऐसे साइकिल बम, टिफिन बम, ये पहले बता देते थे, फिर ब्लास्ट होता था, सीरियल ब्लास्ट होता था। ये होता था, ये वो दौर था। बाहर निकलने में, पब्लिक प्लेस में अगर कोई जा रहा है तो एक डर लगता था। पूजा के घाट तक महफूज नहीं थे, वहां धमाके हुए, आरती के दौरान धमाके हुए, पार्किंग में धमाके हुए, दिल्ली में मार्केट में धमाके हुए, ट्रेनों में हुए, बसों में हुए। इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल तोड़ दिया गया बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद। और सबसे बड़ा सबूत, जब इस्लामिक स्टेट का उदय होता है, ये बगदादी वाली इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों में कब्जा करती, तब अच्छा, बगदादी को वीडियो निकालने का बड़ा शौक था, उसकी मैगजीन भी है आईएसआईएस की, अभी तक भी पब्लिश होती है। तो उनके एक वीडियो में बाटला हाउस से भागा हुआ एक लड़का दिखा, उसने बताया कि मैं बाटला हाउस जब इनकाउंटर हुआ तो मैं वहां से भाग निकला, और वो इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करता है, भारत के खिलाफ जिहाद की हुंकार भरता है। अब वो लोग जो बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बता रहे थे, पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, वो भी दिल्ली पुलिस, मतलब शासन यूपीए का है, दिल्ली पुलिस कोई एक्शन लेती तो उन लोगों के लफ्ज सिल गए जब उन्होंने देखा कि बाटला हाउस से भागा हुआ एक लड़का सीरिया में है, इस्लामिक स्टेट के लिए वीडियो बना रहा है, और जिस जिस जमीन पर वो पैदा हुआ उसके खिलाफ जिहाद की यलगार कर रहा है, हुंकार भर रहा है। वो एक और मुहर थी कि बाटला हाउस एनकाउंटर सच था, कोई फेक नहीं था। एक शहीद की शहादत का अपमान हुआ सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, और जब ये राजनीति हो रही थी तो आजमगढ़ बदनाम हो रहा था। मैं खुद आजमगढ़ का हूं, मैंने देखा है वो दौर, मैंने उस दौर की सियासत भी देखी है कि तुष्टीकरण के लिए कैसे पार्टियां जोर आजमाइश करती थी, कौन किस पर भारी पड़े ये देखा जाता था, और इसका फायदा भी हुआ। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का जरा रिजल्ट देखिएगा, तात्कालिक फायदा हुआ लेकिन नुकसान हो गया दूरगामी। दूरगामी नुकसान जानते हैं कैसे हुआ? 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए सत्ता में, तो आप ये मत समझिए कि मनमोहन सिंह के खिलाफ करप्शन के आरोप थे, 2G 3G कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ, इन सब ने नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं लाया है। नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने में ऐसे ही तुष्टीकरण की नीतियां थी। अब उससे पहले भी तुष्टीकरण के खेल होते थे, लेकिन इतना खुल के जब होने लगा तो समाज का एक वर्ग है, या खुलकर मैं कहूं, स्पेसिफिक कहूं तो एक हिंदू वर्ग है, जिसे लगा कि ये तो अब अति हो रही है। अब दबते दबते उबाल उबाल आते आते नरेंद्र मोदी ने वो जो एक उबाल था उसको वोट में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू होता है चुनावों के दौरान, 2014 के चुनावों के दौरान, और विदेशी मीडिया पूछता है कि आप खुद को कैसे परिभाषित करते हैं, हिंदू या नेशनलिस्ट, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं नेशनलिस्ट हूं, इसलिए मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। तो हिंदू नेशनलिस्ट वाली उनकी छवि ने ही 2014 में उनको स्थापित किया, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और नरेंद्र मोदी को बनाने में उनकी मेहनत, उनके कर्म तो हैं ही, लेकिन तुष्टीकरण जो पार्टियां कर रही थी उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और इन सब के बीच महर्षि दुर्वासा, राहुल सांकृत्यायन, कैफी आजमी, इनका जो शहर है आजमगढ़, वो बदनाम हो रहा था इनके तुष्टीकरण की वजह से। सराय मीर और संजरपुर, आप जाइए, आप आजमगढ़ जाइए और सराय मीर और संजरपुर के लोगों से पूछिए कि क्या इस शहर के इस हिस्से के को बदनाम करने की साजिशें नहीं हुई, या क्या इस शहर के इस हिस्से से कुछ ऐसे लोग नहीं निकले जिनका ताल्लुक इंडियन मुजाहिदीन से था, या जिनका ताल्लुक अबू सलीम की गैंग से था। इसमें कोई शक नहीं, मैं फिर कहता हूं, कुछ ही लोग थे जिनकी वजह से शहर बदनाम हुआ, लेकिन लोग थे और आजमगढ़ के ही थे।
अब आजमगढ़ उस छवि को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, ये भी सच है। अब कोई अबू सलेम ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, कोई इंडियन मुजाहिदीन का सरगना आके, कोई भटकल आके आजमगढ़ के मुस्लिम नौजवानों को बहका नहीं सकता, कोई नहीं बहका सकता। पर यह हुआ था। और मैंने आपको जैसा बताया, प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आते थे, किस जिले को आतंकगढ़ के नाम से जाना जाता है? क्या यह अपमान नहीं है आजमगढ़ का और आजमगढ़ के लोगों का? इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ के, जो मैंने बताया कि जिन युवाओं ने अबू सलेम के लिए काम किया, जो बाटला हाउस में एनकाउंटर में पकड़े गए, उन लोगों ने आजमगढ़ को उतना बदनाम नहीं किया जितना तुष्टीकरण की राजनीति ने आजमगढ़ को बदनाम किया। पर आजमगढ़ बदनामी की इस छवि से आगे निकल रहा है और अब तरक्की की राह में उत्तर प्रदेश को अपना पूरा मुकम्मल साथ देने को तैयार है। और एक वक्त ऐसा भी था, चूंकि आजमगढ़ में मुस्लिम मेजॉरिटी भी ज्यादा है और कई वहां के हिंदू भी खाड़ी में नौकरी करते थे, तो आजमगढ़ पूरे देश में, जब पीसीओ चलता था, जिनके घर में फोन नहीं होते थे जाके बात करते थे, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पीसीओ का धंधा फलता फूलता था आजमगढ़ में। अब तो खैर घर घर में मोबाइल है, सीधे वीडियो कॉल हो जाती है बाहर बैठे लोगों से, पर यह था आजमगढ़, ऐसी थी तस्वीर आजमगढ़ की। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा कि आजमगढ़ को किसने नुकसान पहुंचाया, वहां के कुछ भटके हुए युवाओं ने या सियासत ने? आजमगढ़ जिस दौर में तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बन रहा था, क्या आपको किसी राजनेता के कमेंट याद हैं? जैसे मैंने सलमान खुर्शीद के कमेंट बताए, दिग्विजय सिंह के बताए, क्या आपको दूसरे पक्ष किसी फलां पार्टी के कमेंट याद हैं? उस दौर में संजय दत्त क्या कहते थे, जो मैं जानता हूं लेकिन जानबूझ के मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्या वो कमेंट आपको याद है? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।